हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर विद्युत रसायन के पार्ट 6 को। इस चैप्टर के पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चालकता को, और वहां पर आपने ये जाना होगा कि चालकता को हम लोग कापा से प्रदर्शित करते थे और कापा बराबर होता था 1/ρ, जहां पर रो उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता था। चालकता की एक सिंपल सी परिभाषा थी, किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम लोग कहते थे चालकता। इसके बाद आपने चालकता का मात्रक भी जाना होगा कि चालकता का जो मात्रक होता है वो सीमेंस मीटर इनवर्स होता है, या इसको हम लोग सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में भी प्रदर्शित करते थे। इसके बाद आपने विभिन्न चालकों की चालकता को देखा होगा और ये जाना होगा कि किसी भी चालक में विद्युत की मात्रा है वो कितनी मात्रा प्रवाहित होगा, वो निर्भर करता है उस चालक की चालकता पर। ये सारी चीजें आप वहां पर जान चुके थे। अब देखिए, चालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आप पहले से जानते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक और दूसरा क्या होता है, विद्युत अपघटनी चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चालक। वही विद्युत अपघटनी चालक क्या है, ऐसे चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। जैसे कोई विद्युत अपघट लिए और उसको जल में घोल दिए, तो जल में घोलने के बाद वो वहां आयनों में टूट जाता है और वैसे समय वो जो विलयन होगा वो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, तो वो विलयन कहलाएगा विद्युत अपघटनी चालक। अब हम ये चालकता पर गौर करें तो हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक चालक है उनके लिए चालकता केवल और केवल चालकता एक महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि उनकी जो चालकता होती है वो निर्भर करती है उनकी प्रकृति पर। जैसे कॉपर है तो कॉपर की चालकता निर्भर करेगी कॉपर धातु की प्रकृति पर। लेकिन अगर हम विद्युत अपघटनी चालकों की बात करें तो विद्युत अपघटनी चालकों के लिए जो चालकता है वो ज्यादा अर्थपूर्ण राशि नहीं है, क्योंकि विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं उनकी चालकता जो उसमें विद्युत अपघट घोला गया उसकी प्रकृति के साथ साथ बहुत ज्यादा निर्भर करती है उस विलयन की सांद्रता पर, उस विलयन की सांद्रता पर बहुत ही ज्यादा निर्भर करती है। तो इस तरह अगर विद्युत अपघटनी विलयन के लिए केवल और केवल हम चालकता शब्द का यूज करें इसी को, तो उसके लिए ज्यादा अर्थपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर हम इस चालकता के साथ साथ सांद्रता को भी जोड़कर एक नई राशि बनाएं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसके लिए होने वाला है। तो यही देखते हुए एक नई राशि बनाई गई और वो राशि कहलाई मोलर चालकता। मोलर चालकता, जिसमें कि जो है चालकता के साथ साथ सांद्रता को जोड़ दिया गया। मोलर चालकता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम से, और लैम्डा एम बराबर होता है कापा अपॉन सी, यानी कि चालकता बटे क्या होता है, सांद्रता। सी यहाँ पर क्या है, सांद्रता। तो देखिए यहाँ पर सांद्रता को हम लोग जोड़ दिए हैं, क्योंकि विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं उनकी चालकता सांद्रता में बहुत अधिक निर्भर करती है। देखिए, सांद्रता की जगह हम कभी कभी यहाँ तनुता का भी यूज करते हैं, तनुता को V से प्रदर्शित करते हैं, और तनुता बराबर 1 होता है सांद्रता। ये देखिए V बराबर है तनुता, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है तनुता। जान लीजिए तनुता क्या होता है, तो किसी भी विलयन की वह मात्रा जिसमें किसी विद्युत अपघट का 1 मोल घुला हो उसी को हम लोग कहते हैं तनुता। जैसे कि हमने क्या किया, NaCl ले लिया और NaCl का 1 मोल हमने लेकर इसको 50 लीटर जल में घोल दिया, तो ये 50 लीटर कहलाएगा उसका तनुता। अभी हमने 1 मोल को 100 लीटर में घोल दिया, तो ये 100 लीटर जो कहलाएगा ये कहलाएगा उसका तनुता। तो सिंपल आप तनुता को समझ गए हैं, याद रखिएगा, ये आगे आपको बड़ा ही काम देने वाला है कि तनुता वह आपका आयतन है जिसमें किसी पदार्थ का 1 मोल क्या हो, घुला हो। तो अब देखिए यहाँ पर मोलर चालकता जो हो गया वो बन गया कापा अपॉन सी, यानी कि चालकता बटे सांद्रता, इसके साथ जुड़ गया। एक और चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, तो आप ये भी सोच रहे हो कि लैम्डा तो ऐसे बनता नहीं है, हमने लग रहा है गलती से बना दिया है, लैम्डा तो ऐसे बनता है। तो देखिए लैम्डा जो है ऐसे भी बनता है। असल में होता क्या है कि ये क्या है, ग्रीक सिंबल है, जो लैम्डा है ये ग्रीक सिंबल है। तो ग्रीक में क्या होता है, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होता है, उससे उनके भी लेटर में स्मॉल और कैपिटल होता है। तो ये स्मॉल लैम्डा है और ये क्या है, कैपिटल लैम्डा है, लेकिन दोनों ही लैम्डा है। तो इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं।
अब मोलर चालकता की एक एक्यूरेट परिभाषा देनी है तो सिंपल इसकी क्या परिभाषा होती है? सिंपल ये परिभाषा होती है कि किसी विद्युत अपघट के एक मोल द्वारा उत्पन्न आयनों की जो चालकता होती है उसी को हम लोग कहते हैं मोलर चालकता। यानी कि इसको सरल शब्दों में हम लोग क्या कहेंगे, ये कोई हम लोग क्या कर लिए, कोई हम लोग विलयन ले लिए, कोई हम लोग विलयन क्या हम लोग जल ले लिए और जल के अंदर हम लोग क्या किए, किसी विद्युत अपघट का 1 मोल डाल दिए और 1 मोल टोटल डालने के बाद उसकी जो टोटल उस विलयन की जो कुल चालकता होगी उसी को हम लोग कहते हैं मोलर चालकता। 1 मोल विद्युत अपघट द्वारा उत्पन्न आयनों की जो चालकता होगी उसे हम लोग कहते हैं मोलर चालकता। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है, आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, नाम से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा। निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं मोलर चालकता, जो उसकी चालकता है उसमें सांद्रता का दे देते हैं भाग, या हम लोग ये भी यूज करते हैं लैम्डा एम बराबर यहाँ पर कापा और वी कर देते हैं, 1/c की जगह हम लोग तनुता का यूज करते हैं तो ये वाला सूत्र सामने निकल के आता है। बात करते हैं जो ये मोलर चालकता है इसके मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक बड़ा ही सिंपल है, आप इसका मात्रक रख दीजिए, ऑटोमेटिक मात्रक निकल जाएगा। तो देखिए अगर कापा का मात्रक हम लेते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स तो सांद्रता का मात्रक देखिए क्या लेंगे, सांद्रता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं मोल प्रति लीटर में। मोल आपका पदार्थ की मात्रा है और लीटर जो है आयतन है, लेकिन हम लोग आयतन को जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, आयतन को हम लोग मीटर क्यूब में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लीटर की जगह मीटर क्यूब में भी आयतन को प्रदर्शित कर सकते हैं, या हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में भी आयतन को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चूंकि ऊपर मीटर है इसलिए हम लोग आयतन के रूप में इन्हीं में से किसी का प्रयोग करेंगे, तो ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर का यूज करेंगे और यहाँ प्रयोग करेंगे मोल प्रति, यहाँ पर क्या करेंगे मीटर क्यूब का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ से मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ये सीमेंस मीटर इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब और ये हो जाएगा मोल इनवर्स। ठीक है, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये सीमेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और मोल हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, ये होती है मोलर चालकता की मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मात्रक याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं, अगर हम सेंटीमीटर में लिए होते दोनों ऊपर और ये वाला तो ये जाया होता सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हुआ होता मोल इनवर्स। तो इन दोनों मात्रक होते हैं मोलर चालकता के। तो ये आपने जान लिया मोलर चालकता। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो चालकता है और जो मोलर चालकता है ये सांद्रता के साथ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। अभी अभी हमने जाना कि सांद्रता के साथ ये परिवर्तित होते हैं, सांद्रता बढ़ाने घटाने से परिवर्तित होते हैं। तो अब हम उसी को बहुत डिटेल में हम लोग जानेंगे कि सांद्रता के साथ ये किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सांद्रता के साथ चालकता में क्या परिवर्तन होता है। सांद्रता के साथ चालकता जो है कापा में क्या परिवर्तन होता है, कापा के अंदर क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए होता क्या है, अगर हम किसी भी विद्युत अपघट विलयन की सांद्रता जो है उसको घटाएंगे तो उसकी जो चालकता होती है कापा वो भी हो जाती है कम। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि प्रति एकांक आयतन में जो आयनों की संख्या है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, और आयनों की संख्या घटेगी चालकता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सिंपल एक चित्र द्वारा देखिए, अभी हमने एक विलयन ले लिया और इस विलयन में मान लीजिए कि हमने क्या है, सांद्रता अधिक है। सांद्रता अधिक है मतलब इसमें ढेर सारे, सांद्रता अधिक का मतलब क्या है, आयन ढेर सारे हैं। तो आयन जब ढेर सारे हैं तो ये ढेर सारे आयन विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। जितनी ज्यादा यहाँ पर आयन जितना विद्युत का प्रवाह चालकता उतनी अधिक। लेकिन अभी यहाँ पर हम सांद्रता घटा दे और आयनों की संख्या जो है इसमें बहुत ही कम छोड़े तो जाहिर सी बात है अब विद्युत धारा को ले जाने वाले जो होंगे आयन वो बहुत कम होंगे तो चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह आपने जाना कि अगर हम लोग सांद्रता घटाते हैं तो उसकी चालकता भी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि प्रति एकांक आयतन में जो आयनों की संख्या वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ये था सिंपल। लेकिन अब हम लोग जो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मोलर चालकता जो है ये सांद्रता के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन। तो यहाँ पर जो सांद्रता है अगर उसका मान घटाएंगे तो जो मोलर चालकता का मान होता है वो बढ़ता है। अब इसके पहले आपने देखा था कि सांद्रता के साथ चालकता घट रहा था लेकिन मोलर चालकता क्या हो रही है, उसका विपरीत बढ़ रहा है। तो इसका रीजन जान लेते हैं। तो सिंपल आप लोग ये जानते होंगे कि मोलर चालकता जो होती है वो 1 मोल विद्युत अपघट्यों की चालकता होती है। यानी 1 मोल विद्युत अपघट हम लोग
का उसका विलयन बनाए हैं और उससे जो भी आयन मिले हैं उसकी जो चालकता है वो मोलर चालकता है। यानी यहाँ पर विद्युत अपघट की मात्रा फिक्स है कि वो 1 मोल रहेगी। अब उससे आयन जो मिलते हैं वो किस प्रकार चालकता को बढ़ाते घटाते हैं उसी पर निर्भर करेगा उसका मोलर चालकता। तो सिंपल देखिए, बड़ा ही सरल है। अगर हम लोग यहाँ एक विलयन ले लें और उस विलयन को बहुत गाढ़ा बना दे, यानी सांद्र विलयन बना दे, तो आप देखेंगे उसमें विद्युत अपघट क्या हो जाएंगे, उसके कण जो होंगे पास पास हो जाएंगे। और आप जानते हैं ये टूटने पर क्या उत्पन्न करते हैं, धनायन और ऋणायन। तो जब कण पास पास ढेर सारे रहते हैं, तो जब ढेर सारे धनायन ऋणायन यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो और अधिक अपने जैसे धनायन ऋणायन जो होते हैं उनके उत्पन्न करने में उनका विरोध करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ धनायन ऋणायन जब ढेर सारे हो जाएंगे तो यहाँ अगर गाढ़ा घोल रहेगा तो बाकी के जो विद्युत अपघट हैं वो टूट के और अधिक धनायन ऋणायन नहीं बनाते हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ ढेर सारे धनायन ऋणायन हो जाते हैं। तो सांद्र विलयन में होता क्या है कि सांद्र विलयन में जो आयनन की मात्रा होती है कम होती है। इसी कारण से सांद्र विलयन में आयनन की मात्रा क्या होती है, कम। यानी वहां जो विद्युत अपघट डालेंगे सब के सब नहीं आयनित होंगे, उनका कुछ भाग जो है बचा रह जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी सांद्रता घटाते हैं यानी तनुता बढ़ाते हैं, इसमें हम लोग डाइल्यूट करते जाते हैं इसको पानी मिला के, तो ये कण दूर दूर हो जाते हैं। और जब कण दूर दूर हो जाते हैं तो इसके जितने भी कण हैं सब टूट जाते हैं और टूट के वहां पर सबका आयनन हो जाता है। जब आयनन की मात्रा बढ़ जाती है तो सिंपल सी बात है कि आयन ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है चालकता भी क्या हो जाएगी, 1 मोल जो 1 मोल विद्युत अपघट है उससे मिलने वाले जो आयन है जब उनकी संख्या वृद्धि हो गई तो मोलर चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ एक और चीज देखिए कि जब विलयन जो है सांद्र होता है, तो सांद्र विलयन में क्या होता है कि जब एक कण इधर से इधर गति करता है और दूसरा कण जब ऐसे इधर गति करता है या 2 कण इधर से उधर गति करते हैं, तो जब विलयन सांद्र रहता है तो जब ये गति करते हैं तो एक दूसरे के रास्ते में ये आते हैं तो एक दूसरे में क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जा रहा है, इधर से ढेर सारे आयन जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी आयन ऐसे ऐसे जा रहे हैं। आप जानते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जो ऋणायन होते हैं वो एक तरफ जाते हैं, धनायन दूसरी तरफ जाते हैं। तो ये जब सांद्र विलयन होता है तो ये बहुत पास पास धनायन ऋणायन होते हैं, तो जब वो जाते हैं तो एक दूसरे के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। लेकिन इस समय जब हम लोग इसको तनु कर दें, इसमें जल मिलाकर इसमें इसका आयतन बढ़ा दें, तो आप जानेंगे कि हाँ आयन क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। और जब आयन दूर दूर हो जाएगा तो उनके बीच लगने वाला जो प्रतिरोध है वो बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रतिरोध कम होगा तो वो स्वतंत्र गति करेंगे, और जाहिर सी बात है जब वो स्वतंत्र अवस्था में तेजी से गति करेंगे तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस कारण आपने समझ लिया कि सांद्रता घटाने पर क्यों चालकता मोलर चालकता जो होती है वो क्यों बढ़ती है। तो ये रीजन है मोलर चालकता बढ़ने का। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि अब ऐसा नहीं है कि आप सांद्रता घटाते जाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं कि वो हमेशा बढ़ती जाए। वो मोलर चालकता जो है ये सांद्रता घटाने के बाद मोलर चालकता बढ़ते एक ऐसा मान आएगा कि उसके आगे जो है मोलर चालकता जो है अब और अधिक नहीं बढ़ सकती। एक मान के बाद जो है सांद्रता घटाते जाएंगे, मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, लेकिन एक निश्चित मान के बाद मोलर चालकता का जो मान है वो रुक जाएगा, अब उसके आगे नहीं बढ़ेगा। उस मान को हम लोग कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि अब उसके ऊपर मोलर चालकता नहीं बढ़ेगी और उसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा m नॉट से प्रदर्शित करते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर इसको मोलर चालकता कहते हैं, और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा m इंफिनिटी से प्रदर्शित करते हैं, या इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इन दोनों को हम एक दूसरे, ये दोनों एक ही सिंबल है, लेकिन जनरली जब अनंत तनुता की बात होती है तो हम इन्फिनिटी लगाते हैं, और सीमांत के लिए हम लोग जनरली ये लगाते हैं, लेकिन दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अनंत तनुता का मतलब क्या हो गया कि इस समय इतना ज्यादा हम लोग जल मिला के इसको तनु कर दिए हैं, इतना तनु कर दिए हैं कि अब एक कण जो है वो दूसरे कण को प्रभावित न करे, वही आपका जो है जो तनुता होगी उस समय वही कहलाएगी अनंत तनुता। अब अनंत तनुता का ये मतलब नहीं है कि हम लोग जो है कि कोई विद्युत अपघट का 1 मोल लेकर उसमें कई हजार लीटर पानी मिला दिए,
तो वो अनंत अनुता, ऐसा कुछ नहीं है। या उससे पानी मिलाते ही रहे, बहुत ज्यादा मिला दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अनंत अनुता का ये मतलब है कि इसमें हम लोग इतना जल मिलाएं कि एक कण दूसरे कण को प्रभावित न करे, और वही जो आपका उस समय तनुता होगी वही कहलाएगी अनंत तनुता। उस समय जो अनंत तनुता और मोलर चालकता होता है वो अधिकतम मान होता है मोलर चालकता का, और उसको हम लोग कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि सीमांत मोलर चालकता हम लोग कैसे निकालते हैं, या किसी भी सांद्रता पर हम लोग मोलर चालकता का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए उसके लिए जो है कि हम लोग प्रबल और दुर्बल का अलग अलग निकालेंगे। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट जो है, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्टों की अगर किसी सांद्रता पर मोलर चालकता निकालनी है या उसकी सीमांत मोलर चालकता निकालनी है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र होता है लैम्डा एम बराबर होता है लैम्डा नॉट एम, और माइनस ए होता है, और यहाँ सी होता है 1/2। अब देखिए ये जानते हैं ये मोलर चालकता है, ये सीमांत मोलर चालकता है। ए जो है इसको जानना है, एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है जो निर्भर करता है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। जैसे विद्युत अपघट्ट की कैसी प्रकृति है या किस तरह का विद्युत अपघट्ट है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, तो आप देखेंगे एक संबंधी एक का विद्युत अपघट्ट है, यानी एक धनान एक ऋणान, एक धनान एक ऋणान। उसी तरह देखेंगे CaCl2 या हम लोग BaCl2 देखेंगे, तो ये देखिए एक संबंधी दो का आपका जो है विद्युत अपघट्ट है, एक धनान दो ऋणान है। तो ये किस प्रकार का है, इसी पर निर्भर करता है ए का मान। अगर एक ही प्रारूप के जितने भी आपके विद्युत अपघट्ट है उनके लिए ए का मान एक ही होता है। जैसे इन दोनों के लिए ए का मान एक ही होगा, इन दोनों के लिए ए का मान एक ही होगा, क्योंकि एक ही तरह के। तो एक स्थिरांक होता है। सी आप जानते हैं बहुत पहले से कि सी क्या होता है, सांद्रता होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि अब इसी सूत्र की मदद से क्या करते हैं कि इस सूत्र के द्वारा जो है कि मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल किया जाता है। ये प्रैक्टिकली ज्ञात किया जाता है। देखिए प्रैक्टिकली क्या जाता है कि एक यहाँ पर हम ग्राफ के द्वारा आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये लैम्डा एम यानी मोलर चालकता, और जो ये आपका सांद्रता है, सांद्रता C पावर 1/2, या इसको √C भी लिख सकते हैं, सांद्रता का रूट, इनके बीच में ग्राफ खींचा जाता है। किसके मदद से, प्रैक्टिकल के द्वारा। कुछ ऐसा जो है सांद्रता इतनी ली जाती है कि उसकी मोलर चालकता आसानी से माप सके। अब उसमें ज्यादा पानी मिला के 1000 लीटर बना देंगे तो उसका तो मोलर चालकता मापना संभव नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर थोड़ा सा रहेगा और उसी में 1 मोल रहेगा तो उसकी मोलर चालकता हम लोग माप सकते हैं। तो वही करते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए जब ऐसा करते हैं तो पाया जाता है कि वहां पर जो इनके देखिए कैसे किया जाता है प्रैक्टिकल, कुछ सांद्रता रहेगी उस पर कुछ मोलर चालकता रहेगी, तो यहाँ एक बिंदु लगाएंगे, ऐसे ऐसे लगाते हैं तो पाया जाता है कि इससे जो ये प्राप्त होते हैं ये जो मान यहाँ पर इन दोनों से जो ये ग्राफ बनता है, वहां पर एक सरल रेखा का ग्राफ बनता है। उनको मिलाने पर लगभग एक सरल रेखा बनती है, थोड़ा बहुत विचलन रहता है लेकिन फिर भी लगभग में क्या बनती है, सरल रेखा। और इस सरल रेखा को मिलाते हैं तो ये जाके कहीं इस पर काट देता है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस ग्राफ को अगर हम लोग सरल रेखा बन रही है तो इसको किस में बदलेंगे, सरल रेखा के समीकरण में बदलेंगे। और सरल रेखा के समीकरण में देखिए बदलेंगे तो हम लोग इसको बहुत आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग आगे ले जाएं तो ये हो जाएगा -AC पावर 1/2 और ये प्लस हो जाएगा लैम्डा नॉट एम। अगर इसको हम लोग परिवर्तित कर दे समीकरण y बराबर mx प्लस c से, तो आपको देखिए यहाँ पर सारी चीजें बहुत क्लियर स्पष्ट हो जाएगी। देखिए y अक्ष पर ये भाग ये है, ठीक है। देखिए y अक्ष पर ये जा ही रहा है लैम्डा। देखिए x अक्ष पर कौन है, c, एक संबंध है तो ये हो ही रहा है। इनके बीच हम x y के बीच ग्राफ खींच ही रहे हैं, x और y के बीच। अब बाकी चीजें हमको क्लियर हो गई कि जो यम है, यम यानी इसकी जो ढाल है, जो इसका क्या है, ढाल है, स्लोप है, वो क्या है, वो है -a, ठीक है। इस साइड में जा रहा है तो स्लोप क्या होगा, -a होगा। और इसके बाद देखिए c क्या होता है, c होता है y अक्ष पर कटा हुआ अंश। ये जो y अक्ष पर ये कटा हुआ भाग है, अंतःखंड है, इसको हम लोग किससे कहते हैं, c से। और देखिए तुलना करने पर c जो आ रहा है, c का मान क्या आ रहा है, लैम्डा नॉट m, ठीक है। ये सांद्रता वाला c नहीं है, ये सरल रेखा के समीकरण में c यूज करते हैं जो y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड है। तो देखिए वो कितना आ रहा है, लैम्डा नॉट m।
यानी ये लाइन इस पर जहां भी स्पर्श करेगी या जहां भी इसको काटेगी, वो ही आपका मान जो होगा मोलर चालकता का, वो कहलाएगा सीमांत मोलर चालकता। वही मान सीमांत मोलर चालकता होगी। ठीक है, और इस तरह प्रयोग के द्वारा ग्राफ बनाकर प्रबल विद्युत अपघट्टों की सीमांत मोलर चालकता बड़े आसानी से ज्ञात कर लिया जाता है। देख लीजिए, सिंपली इसकी ज्ञात कर लेंगे, एक बार ज्ञात कर लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह ज्ञात कर लेते हैं और इसके बाद इस ग्राफ की मदद से किसी भी, इसमें एक बार मोलर चालकता का मान आ गया सीमांत मोलर चालकता, तो हम लोग किसी भी सांद्रता का मान रखकर यहाँ पर किसी भी समय की मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। तब हमको प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रबल विद्युत अपघट्टों की जो है सीमांत मोलर चालकता इस तरह हम लोग ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर मोलर चालकता इस सूत्र से हम लोग ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्ट की, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट पर यह सूत्र लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि वहां पर अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्ट पर प्रबल है दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? जो जल में डालने पर थोड़ा सा आयनित होते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट। बहुत थोड़ा सा उसमें आयन होंगे, ढेर सारा डालेंगे आप तो बहुत थोड़ा मात्रा में आयनित होते हैं, तो दुर्बल कहलाते हैं। उन पर जब ये सूत्र लागू करते हैं तो उन पर ये सूत्र नहीं लागू होता है। अगर उन पर हम लैम्डा एम और यहाँ पर सी के बीच में ग्राफ खींचे, सांद्रता अंडर रूट सांद्रता और यहाँ पर मोलर चालकता के बीच ग्राफ खींचते हैं, तो पाया जाता है कि शुरू में सांद्रता घटने के साथ ये लैम्डा एम का मान धीरे धीरे बढ़ता है और फिर ये काफी तेजी से बढ़ते जाता है और इसका मान बढ़ता ही जाता है और इस प्रकार एक कर्व प्राप्त होता है। तो सिंपल आप देख रहे हैं कर्व प्राप्त होता है और उस कर्व में भी तमाम अनियमितता होती है। तो यानी कहने का ये मतलब है कि ये कर्व प्राप्त होता है अनियमितता के साथ, तो ये इस कर्व के द्वारा यानी इस सूत्र से बनाए गए इस कर्व के द्वारा हम लोग ये नहीं पता लगा सकते हैं कि ये जो रेखा है ये इसको कहाँ पर जो है काटेगी। जहां पर ये इसको काटेगी वही होना चाहिए क्या? इसका सीमांत मोलर चालकता। लेकिन ये कर्व है तो इस पर सूत्र लागू ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सरल रेखा का एक समीकरण ही बना रहा है और यहाँ पे कर्व बन रहा है, तो यहाँ पर ये इसको कहाँ काटेगा ये कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए दुर्बल विद्युत अपघट्टों की जो सीमांत मोलर चालकता है उसको डायरेक्टली इस सूत्र द्वारा निकालना संभव नहीं है, या डायरेक्टली उसको प्रयोगों द्वारा निकालना संभव नहीं है। तो अब बात आती है कि जब उसको प्रयोगों द्वारा निकालना संभव नहीं है तो उसको हम कैसे निकालते हैं? तो उसको हम लोग निकालते हैं कोलराउस के नियम से। कोलराउस ने एक नियम दिया और उस नियम के सहायता से हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो है उसका जो है कि सीमांत मोलर चालकता कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कोलराउस का नियम। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कोलराउस का नियम। अब देखिए इस नियम को हम लोग आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम भी कहते हैं और ये नियम जो है ये प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित है, यानी प्रयोगों और प्रेक्षणों के द्वारा ये नियम बनाया गया है। अब इस नियम में क्या कहा गया है ये भी जान लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता या अनंत अनुताप मोलर चालकता इसके धनायनों और ऋणायनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी अगर हम लोग जो है विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता अगर निकाल रहे हैं उसको इससे प्रदर्शित करते हैं, तो वो उसके द्वारा उत्पन्न धनायनों की मोलर चालकता और उसके द्वारा उत्पन्न ऋणायनों की मोलर चालकता जो होगी उसके योगफल के बराबर होगी। इस तरह उसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखिए सभी सिंबल का मान समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो है ये है सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता किसका? विद्युत अपघट्ट का, विद्युत अपघट्ट का। और ये जो है आपका लैम्डा, ये प्लस नॉट, ये जो होता है ये होता है धनायन की मोलर चालकता, धनायन की मोलर चालकता। और ये जो लैम्डा नॉट माइनस होता है ये होता है ऋणायन की मोलर चालकता। और इसके बाद जो है कि ये देखिए V प्लस जो है ये होता है जो है कि धनायनों की संख्या
और जो V माइनस होता है ये होता है ऋणायनों की संख्या। अब इस तरह देखिए आपने सभी सिंबलों के मान जान लिया और बहुत सिंपली जान लिया कोलराउस का नियम कि किसी भी विद्युत अपघट की जो सीमांत मोलर चालकता होगी वो उसके धनायनों की सीमांत मोलर चालकता और ऋणायनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। सिंपली आपने जान लिया। ये धनायन और ऋणायनों की ये संख्या है, एक से अधिक अगर धनायन निकलते हैं तो वहां उनका गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CaCl2, ठीक है। अगर हमको सीमांत मोलर चालकता निकालनी है CaCl2 की, तो यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीमांत मोलर चालकता किसका होगा, Ca++ का, और इसके बाद जो होगा वो सीमांत मोलर चालकता किसका होगा, वो होगा Cl- का। इनकी सीमांत मोलर चालकताएं जुड़ जाएंगी। देख रहे हैं Cl2 है तो यहाँ हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, तो इसकी कुल सीमांत मोलर चालकता और इसकी कुल सीमांत मोलर चालकता जो है इसके योगफल के बराबर होगा कैल्शियम क्लोराइड की सीमांत मोलर चालकता। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो V+ है यानी कि कैल्शियम की संख्या वो 1 है, और V- जो है वो हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन क्या है या क्लोराइड आयन 2 है, तो इसीलिए V- हम लोग 2 लगाते हैं, तो वही हमने यहाँ 2 का गुणा किया है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 का हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग इसको निकाल देते हैं, ये Na2SO4। तो यहाँ हम देखेंगे क्या होगा, यहाँ होगा Na+ की जो होगी मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, और प्लस जो होगा वो होगा SO4- की सीमांत मोलर चालकता। इनके सीमांत मोलर चालकताओं का जो योगफल होगा वो टोटल इसका होगा, लेकिन Na यहाँ 2 है तो यहाँ किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। यानी यहाँ V+ का मान 2 है और यहाँ पर जो है कि V- का मान क्या है, 1 है, तो 1 लिखते नहीं, ये करते हैं। तो ये है कोलराउस का सिंपल नियम। कैसे लागू करते हैं हमने इसको भी बता दिया। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वो है कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग यानी हम लोग कोलराउस के नियम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। देखिए हम लोग देखते हैं कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्टों की सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण करने में। आप लोग जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन दुर्बल का जो है ज्ञात करना संभव नहीं है किसी भी प्रयोगों के द्वारा, तो उसको हम लोग कोलराउस के नियम द्वारा ही ज्ञात करते हैं। जैसे हमने एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट में एसिटिक अम्ल ले लिया और एसिटिक अम्ल की हमको सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना है। देखिए CH3COO एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। अब अगर इसकी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना है तो सूत्र के अनुसार जो होगा, जो है नियम के अनुसार, ये जो है कि इसके ऋणायन की मोलर चालकता, ठीक है, सीमांत मोलर चालकता, और इसके धनायन की जो सीमांत मोलर चालकता, इसके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर आपको कहीं से इनकी सीमांत मोलर चालकता मालूम है तो जोड़ के इसका निकाल सकते हैं, और अगर इनका नहीं मालूम है तो उसके लिए इनडायरेक्ट तरीका क्या है कि हम लोग 3 ऐसे प्रबल विद्युत अपघट्ट लेते हैं, 3 ऐसे प्रबल विद्युत अपघट्ट लेते हैं जिनकी सीमांत मोलर चालकताओं के कैलकुलेशन से इसका मान आ जाए। आप जानते हैं प्रबल विद्युत अपघट्टों की सीमांत मोलर चालकता हम लोगों को ज्ञात होती है, तो 3 ऐसे ले लेंगे और ऐसे अपने आप से चुनते हैं कि उनके द्वारा इसका निकाल लें। अब कैसे चुनते हैं यही आप देख लीजिए। जैसे हम लोग क्या चुनेंगे, हम लोग ऐसा 3 ऐसे विद्युत अपघट्ट चुनते हैं कि एक विद्युत अपघट्ट में आपको ये मिल जाए और एक विद्युत अपघट्ट में आपको ये मिल जाए प्रबल विद्युत अपघट्ट में, और एक कोई ऐसा लेंगे जिसमें एक्स्ट्रा चीजें जो है वो हट जाए। जैसे अगर आपको इसको अगर लेना है तो हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्ट के रूप में किसको ले लेते हैं, CH3COO Na को ले लेते हैं, ठीक है, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। ये देखिए एक लवड़ है, लवड़ प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, ठीक है। फिर हम इसको लेना है तो हम HCl को ले लेते हैं, ये भी एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है। और इसके बाद देखिए आपको इस प्रबल विद्युत अपघट्ट से ये मिल जाएगा, इस प्रबल विद्युत अपघट्ट से ये मिल जाएगा, लेकिन देखिए Na और Cl इसमें एक्स्ट्रा है, तो तीसरा प्रबल विद्युत अपघट्ट हम लोग NaCl ले लेंगे। तीनों प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। अब इसको इस तरह सेट करना है कि इसके मदद से हम लोग इसकी मोलर चालकता निकाल ले, क्योंकि इनकी आपको पहले से मालूम है और इन्हीं के द्वारा हम इसका बड़े आराम से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं इनके बारे में देख लीजिए। अगर हमको लैम्डा जो है यहाँ पर लैम्डा m नॉट, अगर CH3COO Na
के बराबर लिखना है तो आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा नॉट CH3 COO माइनस और प्लस लिख सकते हैं लैम्डा नॉट और क्या लिख सकते हैं Na प्लस, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर हमको लिखना है लैम्डा नॉट MHCl तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर ये लैम्डा नॉट H प्लस लिख सकते हैं और प्लस लैम्डा नॉट क्या लिख सकते हैं Cl माइनस लिख सकते हैं। इन दोनों का सीमांत मूलक अच्छा लगता है। और अगर इसके बराबर लिखना है MnACl तो हम लोग क्या लिख सकते हैं लैम्डा नॉट और लिख सकते हैं यहाँ पर Na प्लस और प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं Cl माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर आपको इसकी सीमांत मूलक चालकता चाहिए तो ये दोनों प्लस के रूप में चाहिए, तो बस क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं 3 और कुछ ऐसा करते हैं कि यही मान आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप देखिए अगर इनको प्लस करना है तो ये इसमें मिल रहा है और ये वाला इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करें, प्लस कर दें। तो हम लोग समीकरण क्या करते हैं कि समीकरण जो है एक जो है उसमें +2 कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं और जब ये जोड़ेंगे तो ये दोनों चीजें आपको प्लस के रूप में मिल जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा में ये दोनों चीजें मिल यहाँ पर हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए ये जो समीकरण 3 में यही दोनों के मान है उसको माइनस कर देते हैं। तो इसमें से माइनस कर देते हैं समीकरण 3 और जब ऐसा कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण दोनों ऊपर का जोड़े हैं और नीचे वाला घटाए हैं, तो आपको यहाँ मिल जाएगा लैम्डा m मिलेगा आपको CH3 COO Na और इसके बाद प्लस आपको मिल जाएगा लैम्डा MHCl और फिर माइनस आपको मिल जाएगा लैम्डा नॉट, ये लैम्डा नॉट हर जगह है जो है MnACl, ये आपको मिल जाएगा। और इस साइड आपको क्या मिलने वाला है, इस साइड देखिए आपको मिलेगा लैम्डा नॉट CH3 COO माइनस और प्लस आपको मिल जाएगा लैम्डा Na प्लस और इसके बाद आपको मिलेगा प्लस लैम्डा नॉट H प्लस और इसके बाद आपको मिल जाएगा लैम्डा नॉट Cl माइनस और इसके बाद आपको मिल जाएगा माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस और माइनस, ये तीसरा वाला माइनस हम लोग किए हैं। ठीक है, ये दोनों जो है प्लस किया गया, ये माइनस किया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये पूरा इक्वेशन हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए ये आपका लैम्डा नॉट Cl माइनस और लैम्डा नॉट प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी देखिए इससे और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या, यही दोनों बचा, देखिए बच गया ना, ये दोनों बच गया और ये दोनों जब बच गया तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बच गया तो इसके जगह आप लिख सकते हैं लैम्डा नॉट क्या लिख सकते हैं m और यहाँ लिख सकते हैं CH3 COO क्या लिख सकते हैं H। ठीक है, ये दोनों के बराबर वो वाला था तो लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ से हमको क्या मालूम चल गया कि अगर हमको लैम्डा m CH3 COOH निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये वाला सूत्र बन के आया है कि m CH3 COO Na ये हो गया है और प्लस जो है कि लैम्डा नॉट m यहाँ पर हो गया HCl और माइनस है इसमें से लैम्डा m नॉट जो है NaCl। इस सूत्र के द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप जानते हैं ये तीनों प्रबल विद्युत अपघट है, तो इनकी सीमांत मोलर चालकता मालूम है, इसकी सीमांत मोलर चालकता मालूम है, इसकी भी इसकी मालूम है, इन दोनों की सीमांत मोलर चालकता हम लोग जोड़ देंगे और इसमें से ये घटा देंगे, तो इसके बाद जो मान आएगा वो इसका होगा, ये उसका होगा सीमांत मोलर चालकता। तो देखिए दुर्बल विद्युत अपघट है, बिना हम लोग प्रयोग के कैलकुलेशन के द्वारा एक कोलराउस के नियम से इसका निकाल दिए। तो ये आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दुर्बल विद्युत अपघटों की मोलर चालकता ज्ञात करने में। ठीक है, इस पर आपका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो भी हम करवा दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा, ये आपको निकालना बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है
वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन है 3.8 और उसमें बोला गया है कि जल H2O की सीमांत मोलर चालकता का एक विधि बताइए। ठीक है, जल क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, तो अगर इसकी हम लोग सीमांत मोलर चालकता यहाँ पर निकालना चाहेंगे H2O का, तो दुर्बल है, डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते हैं। और इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें जल में क्या पाया जाता है, H+ पाया जाता है, तो H+ की सीमांत मोलर चालकता और क्या पाया जाता है, OH- इसकी मोलर चालकता। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर ये प्राप्त होगा, लेकिन डायरेक्टली ये संभव नहीं है। तो हम लोग तीन ऐसे लेंगे, तीन ऐसे प्रबल विद्युत अपघट्ट लेंगे जिनकी मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, पहला लेना है जिसमें ये मिले तो हम लोग किसको ले लिए, HCl को, प्रबल विद्युत अपघट्ट। दूसरे में ये मिले तो हम लोग कोई प्रबल छाल ले लेंगे, NaOH प्रबल विद्युत अपघट्ट है। और तीसरा ऐसा लेंगे जो इनमें से क्या करे, एक्स्ट्रा चीजों को हटा दे। देखिए इसमें Cl है, Na है, तो तीसरा हम लोग किसको ले लेंगे, NaCl। आप और दूसरे भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों के ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। और इनकी मदद से जो हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे लैम्डा नॉट और यम, ये जो हो जाएगा HCl, तो इसके बराबर आप देखेंगे कि लैम्डा नॉट और यहाँ पर हो जाएगा H+ और इसके बाद प्लस लैम्डा नॉट और ये जाएगा Cl-। दूसरा वाला लेंगे ये लैम्डा नॉट, आप लेंगे NaOH, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा नॉट Na+ हो जाएगा और प्लस लैम्डा नॉट हो जाएगा OH-। ठीक है, और तीसरा वाला लेंगे तो ये हो जाएगा NaCl की सीमांत मोलर चालकता बराबर Na+ की सीमांत मोलर चालकता प्लस हो जाएगा जो है OH-Cl- की सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, करना कुछ नहीं है, फिर से वही काम आपको करना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको वही काम करना है, ये इक्वेशन इसको 1 मान लेना है, इक्वेशन इसको 2 मान लेना है, इक्वेशन इसको 3 मान लेना है। ठीक है, अब करना क्या है कि आपको समीकरण 1 प्लस कर देना है समीकरण 2 और इसमें से माइनस कर देना है समीकरण 3। ठीक है, 1 + 2 करेंगे तो देखिए ये वाला और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस होगा, यानी ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो आप देखिए ये माइनस है तो ये इससे कैंसिल और ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, केवल आपका ही बचेगा, यानी नीचे जो बचेगा वो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये देखिए ये आपका लैम्डा नॉट HCl। ठीक है, इधर लिख देते हैं। ठीक है, बचेगा ये लैम्डा नॉट HCl प्लस आपका हो जाएगा लैम्डा नॉट NaOH और यहाँ पर माइनस जो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लैम्डा नॉट ये हो जाएगा NaCl, ये हो जाएगा। और इसके बराबर जो इधर है वो क्या है, इसके बराबर इधर बचा है लैम्डा नॉट H+ और प्लस बचा है लैम्डा नॉट OH-। और देखिए यही तो आपको निकालना था। ठीक है, यही आपको निकालना था, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि लैम्डा नॉट HCl ये, और प्लस हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा नॉट NaOH- और ये माइनस लैम्डा नॉट NaCl और ये बराबर हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते थे, जो है कि लैम्डा नॉट क्या लिख सकते थे, H2। और यही आपको ज्ञात करना था। तो देखिए, अगर हमको H2O की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो इन तीनों की सीमांत मोलर चालकता हमको ज्ञात होगी तो निकाल सकते हैं। ये प्रबल है तो इनका हमको मालूम ही होता है, इन दोनों का जोड़ के हम लोग इसका घटा के इसकी सीमांत मोलर चालकता निकाल सकते हैं। तो इस तरह देख लिया आपने कि किस तरह कोलराउस के नियम से हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्टों की सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इसके और भी अनुप्रयोग देखते हैं। तो अगला और दूसरे अनुप्रयोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला अनुप्रयोग जो है वो है कोलराउस के नियम का कि हम इससे वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं, वियोजन की मात्रा, या इसे हम लोग आयनन की मात्रा भी कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि किसी भी समय जो है जब हम विलयन बना रहे हैं तो किसी भी सांद्रता पर या किसी भी समय पर किसी भी विद्युत अपघट्ट की कितनी मात्रा आयनित हुई है, वियोजित हुई है, उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन की मात्रा। इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसका निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर किसी भी समय में वियोजन का मात्रा निकालना तो उस समय हम उसकी मोलर चालकता लेते हैं और उसकी जो सीमांत मोलर चालकता है उससे उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है वियोजन की मात्रा। तो ये भी वियोजन की मात्रा हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ से जो है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट,
दुर्बल विद्युत अपघट्य घट के आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक की गणना जो है कि हम इसके इस नियम के द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए दुर्बल विद्युत अपघट के आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक को आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। रासायनिक साम्यावस्था नामक चैप्टर है, वहां पर आप आयनन स्थिरांक वियोजन स्थिरांक पढ़ रहे थे। तो इस नियम की सहायता से हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन या आयनन स्थिरांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो जानिएगा। सबसे पहले जानिए कि वियोजन स्थिरांक होता क्या है। वियोजन स्थिरांक को हम लोग प्रस्तुत करते हैं के से, ठीक है, के ए से, इससे हम लोग वियोजन स्थिरांक को प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए जैसे वियोजन स्थिरांक निकालना है CH3COOH का, तो आप जानते हैं कि जब ये वियोजन होता है तो आंशिक रूप से वियोजित होता है, तो यहाँ बनाता है CH3COO- और प्लस बनाता है H+, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग ये मान लें कि ये इसकी सांद्रता जो है वो 1 मोल प्रति लीटर है, 1 मोल प्रति लीटर है, ठीक है, से मान लेते हैं 1 मोल प्रति लीटर है। और वियोजन से पूर्व ये मान लेते हैं कि वियोजन से पूर्व, ये सारी चीजें आपने वहां पर किया होगा। वियोजन से पूर्व मान लेते हैं कि वियोजित नहीं हुआ है तब, ठीक है, 1 मोल प्रति लीटर है सांद्रता, और वियोजन नहीं हुआ तब ये कितना होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि वियोजन नहीं हुआ तो इसके कुछ भी नहीं होगा। और हम मान लेते हैं वियोजन के पश्चात हमने माना कि इसका जो है कि पूरा तो नहीं टूटा, लेकिन इसका अल्फा भाग जो है वो क्या हो गया, वियोजित हो गया। अब सिंपल देखिए आप यहाँ पर, इसका अगर 1 टूटेगा तो ये भी 1 बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है। अगर इसका अल्फा भाग टूट गया, अल्फा मोल टूट गया, अल्फा मोल प्रति लीटर टूट गया, तो ये भी बनेगा अल्फा और ये भी बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर लिया। अगर सांद्रता हम लोग 2, 3 या C मोल प्रति लीटर लेंगे तो इसमें गुणा C हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा इंटू C, और ये भी बनेगा C। तो ये आपका यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका वियोजन के पश्चात अगर इसकी इतनी सांद्रता होगी तो ये इतना बनेगा, ये इतना बनेगा। यही से हम लोग इस पर लगाते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, और यहाँ से देखते हैं कि Ka बराबर क्या होता है। आपको पता है कि ये CH3COO- की साम्यावस्था पर सांद्रता होती है, और यहाँ पर जो होता है H+ की सांद्रता होगी, और अपॉन जो है जो उधर है आपका CH3COOH, इसकी होती है सांद्रता। इनके मान जब हम लोग रख देते हैं तो पाते हैं कि ये होता है अल्फा C इंटू हो जाएगा अल्फा C अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा C, ठीक है। ये एक C से एक C कट जाएगा, और ऊपर जो बचेगा वो बचेगा अल्फा स्क्वायर C अपॉन बचेगा 1 माइनस अल्फा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग अल्फा का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो देखेंगे कि ये हो जाएगा अल्फा m अपॉन अल्फा नॉट m का होल हो जाएगा स्क्वायर इंटू C हो जाएगा बटे हो जाएगा 1 माइनस आपका अल्फा की जगह हो जाएगा लैम्डा m अपॉन लैम्डा हो जाएगा नॉट m, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे कि आपको यहाँ पर जो मिलने वाला है वो कुछ इस टाइप से मिलने वाला है, लैम्डा m का स्क्वायर, ठीक है, और बटे आप देखेंगे इसके बाद C भी होगा, C पहले लिख देते हैं, C लैम्डा m का होल स्क्वायर, और ये बटे में है तो नीचे चला जाएगा, और ये लैम्डा नॉट m, ठीक है, ये इसका स्क्वायर बटे में चला जाएगा, और यहाँ इंटू कोष्टक में देखिए ये यहाँ से इसका जब हम लोग पूरे का लेंगे तो ये आपका हो जाएगा m माइनस ये हो जाएगा लैम्डा m अपॉन हो जाएगा लैम्डा नॉट m, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये लैम्डा नॉट m यहाँ है, एक यहाँ है, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, और केवल इतना ही मान बचेगा, यानी केवल आपका बचने वाला है C लैम्डा m स्क्वायर अपॉन बचेगा लैम्डा नॉट m, और कोष्टक में बचेगा लैम्डा नॉट m माइनस आपका बचेगा लैम्डा m, ये आपका बचने वाला। और यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, ये किसका मान है, Ka का मान है, और ये है Ka का मान। अब इस सूत्र की मदद से आप निकाल सकते हैं जो है वियोजन की मात्रा। सांद्रता आपको मालूम ही रहता है,
अगर आपको लैम्डा एम यानी कि मोलर चालकता किसी भी समय पर मोलर चालकता और यहाँ पर सीमांत मोलर चालकता आपको मालूम है, तो उस कंडीशन में उस समय पर आप क्या कर सकते हैं कि इनके मान यहाँ पर रख के आप आराम से जो है उसके वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा निकाल सकते हैं किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट का। दुर्बल विद्युत अपघट का निकालते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट जो होता है उसकी वियोजन की मात्रा लगभग 1 हो जाती है, ठीक है, लगभग वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, अनंत तनुता पर तो बिल्कुल आयनित हो जाता है या नॉर्मल थोड़े से ही तनुता पर आयनित हो जाता है, तो उसकी आयनन की मात्रा 1 होती है, तो हम लोग उनका नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालते किसका है, दुर्बल विद्युत अपघट का। तो इस सूत्र द्वारा आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह जो है कि आज जो भी जितने भी टॉपिक थे वे सब समाप्त हो गए आज के टॉपिक। बाकी बचे हुए टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने कोलराउस का नियम देख लिया और यहाँ मोलर चालकता और तमाम चीजों को देख लिया। अब हम बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।